नमस्कार साथियों। आज हिंदी की किस तरह से उपेक्षा हो रही है उसके ऊपर हम लोग थोड़ा आज परिचर्चा मैंने सोचा आपके साथ कर लूं। एक बार कनेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद फिर हम लोग चर्चा का शुरुआत करेंगे। थोड़ा विलंब हो गया हूँ, 12 बजे का समय दिया था मैंने आप लोगों को, 12:06 हो गया है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। एक बार सभी को फिर से नमस्कार। आज जो विषय है वो हिंदी किस तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में पिछड़ते जा रही है अंग्रेजी के सामने। अंग्रेजी के सामने एक हम पूरे देश में हिंदी भले ही बहुतों अधिकांश लोगों की मातृभाषा है, मगर फिर भी प्रशासनिक सेवा में कहीं ना कहीं हिंदी के साथ एक उपेक्षा का भाव प्रतीत होता हुआ नज़र आता है। और इसके ऊपर हमने सोचा कि एक चर्चा करेंगे। और क्योंकि मैंने अभी हाल में यूपीएससी का रिज़ल्ट आया था, तो अखबार में मैं पढ़ रहा था, उसके बारे में देख रहा था, तो मैं सोचा कि एक बड़ा अभी करंट टॉपिक है, इसके ऊपर आपके साथ एक चर्चा होनी चाहिए। तो इसलिए ये विषय को मैंने आज चुना है, आपके बीच में ये संवाद के माध्यम से अपनी कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोग को जन्माष्टमी की भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जन्माष्टमी का त्यौहार है, सब लोग घर में खुशी से अच्छे से इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि हमारे धर्म में कृष्ण का एक बड़ा महत्व है। कृष्ण एक नेता, एक प्रशासक, एक शिक्षक, कई तौर से हमारे हिस्ट्री में, हमारे ग्रंथ में हैं। उसके ऊपर फिर कभी चर्चा करेंगे, आज वो टॉपिक नहीं है, मगर अभी जन्माष्टमी का त्यौहार है, इसलिए मैं सोचा आपको एक शुभकामना दे दूं। बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए, हिंदी का जो उपेक्षा का कारण है, ये कई कारण है इसमें, मैंने इसका पॉइंट पर मैंने लिखा हुआ भी है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मगर पहले कुछ डेटा है मेरे पास और उस डेटा को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं जब थोड़ा रिसर्च कर रहा था तो कुछ डेटा मैंने निकाला था। वो डेटा मैं सोचा कि पहले आपके साथ कुछ शेयर कर दूँ, ताकि आपको भी एक क्लियर पिक्चर मिले कि हिंदी जो लोग चूज़ करके यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसका कितने लोग उसको निकाल पाते हैं, या कितने लोग हिंदी लेके इस तैयारी में हैं, जुटे हुए हैं, और उसके बाद क्यों हिंदी लगातार पिछड़ते जा रहा है, या हिंदी के छात्रों को क्या परेशानी हो रही है, जो बहुत ही दुखद है। और किस तरीके से ये फिर नई शिक्षा नीति में जो कुछ बदलाव आए हैं उससे हमें जो थोड़ा आशा की किरण नज़र आई है, उसके ऊपर भी फिर थोड़ा अंत में चर्चा करेंगे। तो कुछ जो डेटा है मैं आपके साथ एक बार शेयर कर देता हूँ। 2013 में हिंदी मीडियम से करीब मात्र 25 कैंडिडेट चुने गए थे। और ये जो भी डेटा है, मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, यूपीएससी ऐसा कोई डेटा नहीं रिलीज़ करती है, कोई ऐसा देती नहीं है तथ्य कि कितने लोगों ने किस सब्जेक्ट से ये शुरू किया है। और इसके ऊपर ये जो भी डेटा हमें मिला है, ये सारा डेटा नेट से या पत्रिकाओं से, अखबारों से ही हमें ये डेटा मिला है। तो 2013 में जो डेटा है कि करीब 25 स्टूडेंट चुने गए थे जो हिंदी माध्यम से जिन्होंने पढ़ाई की थी। उसमें से सिर्फ एक व्यक्ति ही आईएएस बन सके थे, और हाईएस्ट स्कोर हिंदी मीडियम वालों में का हाईएस्ट रैंक जो था 107 था। 2014 में सबसे ज़्यादा रैंक 13 नंबर था हिंदी के, और जो सफल छात्र थे वो 5% से भी कम थे जो हिंदी माध्यम के थे। 2015 में सबसे हाईएस्ट रैंक हिंदी का ऊंचा रैंक रहा 61, और टॉप 100 में मात्र हिंदी के सिर्फ 2 कैंडिडेट थे। 2016 में टॉप 50 में मात्र हिंदी के 3 कैंडिडेट थे, और 2017 में सबसे जो ज़्यादा रैंक आया है हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स का, उसमें 146 था, और कुल चयन 50 से भी कम था। तो इसमें से मात्र जनरली हर बार ये होता है 1-2 लोग ही आईएएस बन पाते हैं, ज़्यादातर अधिकतर लोग अलाइड सर्विस में ही चले जाते हैं। और एक डेटा है इसी से जुड़ा हुआ, क्योंकि जब इसके ऊपर बीच में सीसैट भी आया था, उसके ऊपर भी हम आएंगे, तो एक बड़ा आंदोलन हुआ था छात्रों का दिल्ली में, क्योंकि सीसैट के आने से कई समस्याएं आई थी। तो उसके बाद बड़ा मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना था, राजनीतिक माहौल बहुत गरमाया था। तो उस समय जो पार्लियामेंट में कुछ फैक्ट्स दिए गए थे,
वो मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट में बताया गया था कि मैं ये आपको, हाँ, ये पार्लियामेंट में जो फैक्ट दिए गए थे, ये लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी से ये फैक्ट पार्लियामेंट में मंत्री जी को दिया गया था, उन्होंने पार्लियामेंट में पेश किया था। 2018 में जो लोग चयनित हुए थे, 370 जो अधिकारी थे, उन्होंने 370 में से मात्र 8 अधिकारियों ने जो चयनित हो गए थे हिंदी में परीक्षा दी थी, और 357 ने अंग्रेजी में दी थी, बाकी अन्य आपकी भारतीय भाषाओं में जिन लोगों ने दिया था। तो इसके ऊपर एक जो चर्चा हुई थी, उसमें कहा गया था कि जो 300 जो चयनित हुए हैं लोग, इसमें से अधिकतर की मातृभाषा हिंदी थी, मगर उसके बावजूद उन्होंने हिंदी माध्यम से एग्जाम देने का या पढ़ाई नहीं करने का क्यों निर्णय नहीं लिया, उसके ऊपर सरकार का ये कहना था कि ऐसी बात नहीं है कि हिंदी भाषियों को इसमें उपेक्षा किया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग जिनकी हिंदी मातृभाषा थी उन्होंने भी अंग्रेजी लिया, तो ये उनका पर्सनल चॉइस करके सरकार ने इस मामले को थोड़ा ठंडाने की कोशिश की थी। मगर उस पर जो मुख्य कारण ये है, जिसके ऊपर हम आगे भी चर्चा करेंगे, कि बहुत लोग हैं, बहुत छात्र हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी है, मदर टंग हिंदी है, मगर वो भी अंग्रेजी में एग्जाम देना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसके कई कारण हैं जो आगे इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पढ़ाई का कारण है, तरह तरह कारण है, उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे। तो ये जो फैक्ट्स आंकड़ा दिया गया था कि 370 में से लगभग 280 जो अधिकारी थे उनकी मातृभाषा हिंदी थी, मगर उसमें से मात्र 8 लोगों ने हिंदी में एग्जाम दिया था। वही 2016 में 350 में से 13 अधिकारी थे, 2015 में 350 में से 15 अधिकारी थे, 2014 में 284 में से 6 अधिकारी थे जिन्होंने हिंदी में परीक्षा दी थी, और 2019 में 8 लगभग अधिकारी थे। और इस साल का जो हाईएस्ट रैंक गया है वो ऋचा रत्नम जी का है, वो शायद 327 या कुछ है। तो इस साल 300 के ऊपर भी हिंदी माध्यम के कोई छात्र ऊपर नहीं जा पाए हैं। तो ये एक अपने आप में एक चिंता का विषय है। आज जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें इस बात को उठाया गया है कि मातृभाषा में किस तरीके से 5वीं तक पढ़ाई होनी चाहिए, उससे क्या फायदे हैं, तो उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। मगर जो कुछ कारण है जो मैंने लिखा हुआ है, ये क्या कारण है, किस वजह से हिंदी लगातार पिछड़ती जा रही है, किन कारणों से हम जो हिंदी बोलने वाले छात्र भी हैं, हिंदी जानने वाले छात्र भी हैं, वो भी हिंदी में एग्जाम देने की जगह अंग्रेजी में प्रेफर करते हैं। क्योंकि मैंने कई छात्रों का इंटरव्यू पढ़ा या कई लोगों से बात भी किया, तो उनका ये कहना था कि हिंदी में इतनी परेशानियां हिंदी के थ्रू एग्जाम देने में कि कई बार जो हिंदी के भी छात्र होते हैं, जब वो तैयारी करने के लिए बाहर जाते हैं, तो वो लोग प्रेफर करते हैं कि 1 साल हम अंग्रेजी की कोचिंग कर लें, उसके बाद तैयारी करके हम अंग्रेजी में ही एग्जाम दे दें। तो ये क्या कारण है इसके सारे के पीछे, तो उसके ऊपर हम थोड़ी आज चर्चा मैंने सोचा कि आपके साथ करना जरूरी है, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं, या कह लीजिए जो हम उत्तर भारत में ये जो हिंदी पट्टी या इसको काउ बेल्ट भी कहते हैं, यहाँ अधिकतर लोग हिंदी में ही बात करते हैं, हिंदी उनकी मातृभाषा है, हिंदी उनकी मदर टंग है। उसके बावजूद जब इस तरह का हिंदी के साथ व्यवहार होता है या हिंदी के छात्रों के साथ उपेक्षा होती है, तो एक चिंता का विषय हो जाता है। तो जो हमने इसके ऊपर लोगों से बात किया, रिसर्च किया, तो उससे जो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो हमें पता चलता है कि हिंदी के लिए कई कोचिंग संस्थान तो खुल गए हैं, मगर इन कोचिंग संस्थानों में या बाजारों में उपलब्ध जो पुस्तकें हैं या जो आपका आप कह लीजिए नोट्स हैं या मटेरियल है, वो बहुत ही निम्न स्तर का है। क्योंकि जो क्या होता है कई बार, क्योंकि अच्छे जितने भी किताब हैं या अच्छे जितने भी पुस्तक हैं या जितने अच्छे भी नोट्स हैं, मटेरियल हैं, वो सब इंग्लिश में आते हैं, और इंग्लिश से उसका जब हिंदी में अनुवाद कर, क्योंकि हिंदी के लिए अलग से कोई बहुत जो हमें पता चला है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, हिंदी के लिए अलग से कोई स्पेशल बुक्स नहीं आती है। तो जनरली क्या होता है कि जो अंग्रेजी की पुस्तकें होती हैं उसका अनुवाद करके उसको बाजार में बेच दिया जाता है, और जब अनुवाद जिन लोगों से कराया जाता है शायद अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, या बहुत लोग ध्यान देके, क्योंकि एक बड़ा बाजार नहीं है हिंदी का। आप आज देखेंगे भी, अमेजन देख लीजिए या फ्लिपकार्ट देख लीजिए, तो इन जनरल भी उसके ऊपर अंग्रेजी की जो किताबें हैं उनका ज्यादा प्रचार है, उनका ज्यादा बड़ा बाजार है। तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि हिंदी का इतना बड़ा बाजार नहीं है, इसलिए हिंदी की पुस्तकों पे अनुवाद करते समय उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। और जब इसके ऊपर हम लोग डिटेल में हम लोग गए, तो जब बात आई कि अच्छी सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए हिंदी में,
तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज और हमने देखा कि ये बात में कहीं ना कहीं एक सच्चाई भी है, क्योंकि आज आप कोई भी जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनसे आप अगर ये देखेंगे कि पूछेंगे कि यूपीएससी की तैयारी जो लोग कर रहे हैं उनसे आप पूछेंगे तो कि कौन से अखबार को आप लेके पढ़ाई कर रहे हैं, किससे आप तैयारी करेंगे, तो जनरली सबका आंसर होता है द हिंदू होता है या इंडियन एक्सप्रेस होता है। तो हमने जब उसके ऊपर थोड़ा देखा, पूछा, तो भाई हिंदी की भी इतनी अखबारें हैं, अंग्रेजी ज़्यादा अखबारें हिंदुस्तान में हिंदी के अखबारों का चलन है, ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा पढ़ा भी जाता है, मगर फिर भी द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस को ही ज़्यादा क्यों पढ़ा जाता है। तो उसमें जो बातें या विचार निकल के आया कि अगर आप इन जो हिंदी की जितनी भी प्रमुख अखबारें हैं उनको अगर आप अंग्रेजी की जो 2 प्रमुख अखबार हैं उनके एडिटोरियल से कंपेयर करेंगे या उनकी भाषा से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको इन अखबारों में मिलता है। अगर आप बशर्ते आप इनको हिंदी के अखबारों से अगर कंपेयर करें तो बहुत अच्छा मटेरियल हिंदी के अखबारों में नहीं मिल पाता है जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक कारक हो जाता है कि अच्छा मटेरियल, अच्छा नोट्स, अच्छी किताबें जब तक बाजार में नहीं आएंगी हिंदी के लिए तैयारी करने के लिए, तो छात्र कैसे अच्छी तैयारी कर पाएंगे। और जब बहुत कम संख्या में छात्र जब हिंदी से लेकर तैयारी करते हैं तो नोट्स की भी कमी हो जाती है, आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारक है जिसके ऊपर भी सरकार को कुछ एक ठोस कदम उठाना चाहिए कि बाजार में हिंदी से भी जुड़ी हुई किताबें या नोट्स या आपके लिए क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट पेपर्स भी आए। अभी एक शुरुआत हुई है, उसके ऊपर हम आएंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब कई बार जो हमने देखा है इसमें कि क्या और कारक है, तो इसमें जब हमने देखा और थोड़ा रिसर्च किया तो इसमें एक चीज़ और बाहर निकल के आई कि जो हिंदी के जो प्रश्न पत्र, जब हिंदी में लोग तैयारी भी कर लेते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो जो प्रश्न पत्र भी आते हैं वो भी अनुवादित होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जनरली उसमें भी ये चीज़ें निकल के आई हैं कि जो मेन पेपर जो सेट होता है वो अंग्रेजी में ही सेट होता है, उसको बाद में अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया जाता है। और सिर्फ हिंदी के साथ नहीं है, सारी भारतीय भाषाएं जिससे यूपीएससी में लोग तैयारी करके एग्जाम दे सकते हैं, उस सबके साथ यही कहीं ना कहीं यही एक स्थिति बनी हुई है कि जो मेन क्वेश्चन पेपर होता है वो अंग्रेजी में सेट होता है और उसको अनुवाद करके हिंदी में छात्रों के बीच में दिया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि वो चाहे तो किसी ऑटोमेटेड मशीन से किया जाता है ट्रांसलेशन, या वो कुछ इस तरह से किया जाता है, बहुत क्लिष्ट भाषा में होता है, सरल भाषा में उसका अनुवाद नहीं होता है, तो छात्रों को कई बार सवालों को समझकर भी उसको ढंग से लिखने में भी बड़ी परेशानी होती है। तो क्योंकि और इसके पीछे जो है ना कि क्या है कारण कि अंग्रेजी में ही पेपर सेट होना, अंग्रेजी में ही किताबें आना, एक कहीं ना कहीं इंपीरियल माइंडसेट यूपीएससी या प्रशासनिक सेवाओं में एक सेट हो गया है। और ये ट्रेंड भी, क्योंकि जब नई शिक्षा नीति के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे उस समय हमने कहा था कि अंग्रेजी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर इतना थोप दिया गया है कि सब चीज अंग्रेजी के ही हिसाब से देखा जाता है इस देश में, और प्रशासनिक सेवाओं में अंग्रेजी का महत्व इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है कि बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ती जा रही हैं। तो इसीलिए जो क्योंकि आपके जो बोर्ड में, जो यूपीएससी के बोर्ड में भी जो मेंबर होते हैं वो जनरली रिटायर्ड ऑफिसर्स ही होते हैं, वो भी उस अंग्रेजी पद्धति की पढ़ाई से ही करके पूरा आए हैं, अंग्रेजी का पूरा उनके ऊपर भी थोपा गया था। तो कहीं ना कहीं एक जो इंपीरियल माइंडसेट है वो उनका निकलता नहीं है, तो वो आगे परिणाम स्वरूप वो क्वेश्चन पेपर्स में या मटेरियल्स में या इंटरव्यूज में, क्योंकि हमने कई बार ये देखा है, इसका मतलब कई उदाहरण है, लोगों ने अपना आप बीती बताई है, अखबारों में भी है, आप लोगों से चर्चा भी करेंगे तो पता चलेगा कि हिंदी में अगर इंटरव्यू देने कोई छात्र जाता है, मान लीजिए जो मेंस निकाल ले और हिंदी में, तो उसको एक अलग नज़र से, तिरस्कृत नज़र से देखा जाता है, कई बार ताना भी मार दिया जाता है, अपमान भी कर दिया जाता है। और जहां एक एक नंबर से आप आईपीएस और आईएएस बनने में 1 नंबर का ही फर्क होता है, वहां अगर मान लीजिए कि अगर आपका इंटरव्यू में हिंदी के वजह से 1-2 नंबर काट लिया जाए तो कितना फर्क पड़ेगा ये आप खुद समझ सकते हैं। इंपीरियल माइंडसेट में बार बार इसलिए कह रहा हूं, यूपीएससी में घुस गया है, ये होना तो लोक सेवा चाहिए मगर आज ये समझ लीजिए राज सेवा हो गया है। क्योंकि जो ब्रिटिश टाइम से जो आईसीएस था, आईएएस के जगह उस समय आईसीएस कहा जाता था, इंडियन सिविल सर्विसेज इसको कहा जाता था, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस नहीं था ये। तो उस समय का जो माइंडसेट है अभी तक कहीं ना कहीं ये निकला नहीं है पूरी तरीके से। अब मैं आपको एक जीता जाता इसका उदाहरण देता हूं। मैं मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफिस में गया था 5-6 साल पहले,
वहाँ पे एक मजिस्ट्रेट के और एसडीओ का ऑफिस था, वहाँ पे जो बोर्ड के बाहर एक चिपकाया गया था नोटिस, उस पर लिखा हुआ था प्लीज डू नॉट सिट हियर विथ क्रॉस्ड लेग्स। इसका अर्थ था कि पैर घुटनों के ऊपर आप ऐसे मोड़कर ना बैठे। अब मुझे ये बिल्कुल अटपटा सा ये नोटिस बोर्ड लगा कि भाई ये यहां पर क्यों लगाया गया है, जहां पर लोग इंतजार करते हैं कि उनका नंबर आएगा उसके बाद आगे जाएंगे। तो मैंने एक वहां चपरासी से पूछा कि भाई ये इसका क्या अर्थ है, क्यों यहां लगाया गया है। तो उन्होंने बताया कि भाई जो एसडीओ साहब हैं उनको पसंद नहीं है कि जो लोग आते हैं वो पैर मोड़ कर ऐसे बैठे रहें, उनको तौहीन फील होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं आज जो हमारे अफसर हैं या ये उनकी गलती मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये प्रचलित जो आप कह लीजिए चला आ रहा है बहुत दिनों से, ये दिमाग में उनके बैठ गया है कि वो जब उस सेवा में आते हैं तो वो लोगों की सेवा के लिए नहीं आते हैं, वो सत्ता की सेवा के लिए आते हैं कहीं ना कहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि इंपीरियल माइंडसेट आते जा रहा है, या आते क्या जा रहा है कई दिनों से, इसको धीरे धीरे हटाने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी में अंग्रेजी इतना जो धीरे धीरे हमारे ऊपर हावी हो गया है, इसी में कहीं ना कहीं जो हमारी भारतीय भाषाएं उसमें हिंदी भी है वो पिछड़ती जा रही है। अब इसमें एक और कारण है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ था, ये मैं भूल गया था, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसमें एक और जो कारण था कि जो इंटरव्यू होता है, जब इंटरव्यू की मैं बात कर रहा था कि वहाँ पे हिंदी में अगर लोग जाते हैं, भारतीय भाषा में बात करते हैं, इंटरव्यू में देते हैं, तो उनके साथ दूसरा व्यवहार होता है। उसमें एक और ये कारण है कि कई जो मेंबर्स इसमें होते हैं वो मान लीजिए हिंदी पट्टी के नहीं होते हैं, उनको हिंदी बहुत अच्छे से नहीं आती है, तो कई बार वहाँ पे ट्रांसलेटर्स को रखा जाता है। तो हो सकता है, कई बार हमने भी देखा है ट्रांसलेशन अगर होता है, या कई बार हमने देखा है कई विदेश के बाहर से भी लोग आते हैं, प्रधानमंत्री से बात करते हैं, तो उनके साथ भी एक ट्रांसलेटर होता है। तो कहीं ना कहीं जो वो भाव होता है, वो जो अर्थ होता है उत्तर का, वो कहीं ना कहीं बदल जाता है। तो उसमें जो मेंबर है उनको भी समझने में परेशानी आती है, तो उसके वजह से जो छात्र बोल रहा है उसके वजह से उनको समझने में परेशानी आएगी। तो ऑब्वियसली उसमें क्या होगा कि भाई वो इस हिसाब से वो नंबरिंग नहीं देंगे। फिर मैंने वही कहा कि एक नंबर से भी आप आईएएस और आईपीएस बनने में आपका चूक हो सकता है, तो ये भी एक कारक है। अब हमने इसके ऊपर थोड़ा और आगे हम डिटेल में गए तो 2011 में सीसैट आया, उसके बाद बड़ा हंगामा हुआ इसके ऊपर। 2015 में फिर सरकार ने सीसैट को कर दिया कि आप 33% लाइए, इसमें क्वालिफाइंग रखिए। सीसैट आने से क्या हुआ कि सीसैट में था कि भाई आपका लॉजिक, रीजनिंग, आपका इंग्लिश, ये सब का आपका एक अलग से स्पेशल पेपर कर दिया गया, उसका टेस्टिंग करना, सरकार ने एक पेपर बना दिया, उसका एग्जाम लेना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल बैकग्राउंड, ह्यूमैनिटीज नहीं, लॉ, इंजीनियरिंग, मेडिकल, आपका एमबीए, ये सब के जो बैकग्राउंड के लोग थे उनके लिए आसानी हो गया, क्योंकि उनके एग्जाम्स में जनरली एक ये पेपर आता था। मगर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं उसमें अधिकतर छात्र ह्यूमैनिटीज वाले होते हैं, जो मान लीजिए किसी भाषा में कर रहे हों, जैसे हिंदी ऑनर्स के हों, इंग्लिश ऑनर्स के हों, और आर्ट्स के हों, आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, मतलब जिनको आप कह लीजिए हिस्ट्री की पढ़ाई कर रहे हैं, ज्योग्राफी की पढ़ाई कर रहे हैं, ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के लोग ही यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। तो एक बड़ा इसमें हंगामा हुआ, क्योंकि इसके आने से कहीं ना कहीं एक भारतीय भाषाओं में जो तैयारी कर रहे थे लोग, उनको एक हानि पहुंची। और उसके बाद फिर इसमें एक चेंज ला दिया गया, इसको क्वालिफाइंग की तरह बना दिया गया, इसका नंबर ऐड नहीं किया गया। वो एक अच्छी पहल थी, मगर बीच में एक ये जो आया था, इससे भी एक हमें समझ में आ रहा था कि किस तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में भाषाओं की जो महत्वता थी उसको घटाया जा रहा था। तो ये भी एक कारक था, मगर बीच में उसमें इतना हंगामा हुआ, इतनी राजनीति हुई, छात्रों का सही आंदोलन भी हुआ उसमें, तो वो कहीं ना कहीं उसको बदलाव किया गया, वो ठीक था। उसके बाद अगला कारक जो हमने इसमें देखा, छात्रों से बात किया, तो उसमें हमें जो पता चला उसमें एक और कारण है, और ये कह लीजिए कि एक टेक्निकल कारण है, इसमें किसी की गलती नहीं कह सकते हैं आप। जो हिंदी में हम लिखते हैं, तो हिंदी में अक्षर, मात्रा और थोड़ा हिंदी का आप कह लीजिए कि लिपि जो है थोड़ी अंग्रेजी की लिपि से थोड़ी भिन्न है। तो इसमें देखा गया है, इसमें एक रिसर्च भी आया था कि औसतन अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं तो 1 मिनट में आप 25 शब्द लगभग लिख लेते हैं, और यही 25 शब्द को आपको हिंदी में लिखने में लगभग 1.5 से 2 मिनट लग जाता है। तो कहीं ना कहीं एक भाषा, जो भारतीय भाषाएं हैं उसमें सब में लिपि और लिपि के अंतर के वजह से एक समय थोड़ा ज्यादा लगता है। तो ये भी एक टेक्निकल कारण है, मगर ये भी एक कारण है कि क्यों छात्र हिंदी से थोड़ा हट रहे हैं और अंग्रेजी के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अब एक और इसमें पॉइंट आया, हमने जो इसको देखा कि
अब इसके ऊपर कितनी सच्चाई है, क्योंकि उसके ऊपर हमें ज़्यादा डेटा नहीं मिल पाया था, तो हमने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर, क्योंकि एक दो रिपोर्ट्स थे उसमें था कि इसके वजह से एक डिवाइड भी यूपीएससी में या जो प्रशासनिक सेवाओं में आ रहा है कि जो भारतीय भाषाओं में कमी होने की वजह से अब ज़्यादातर जो शहरी बैकग्राउंड के जो छात्र हैं वही चुने जा रहे हैं, ग्रामीण परिवेश के जो छात्र हैं वो थोड़ा घटते जा रहे हैं प्रशासनिक सेवाओं में। तो इसके वजह से भी आप ये कह लीजिए कि जो एक खाई है मेरे हिसाब से एक शहर और गांव के बीच में, ये शायद बढ़ता जा रहा है, मगर इसके ऊपर कोई पुख्ता डेटा हमें नहीं मिला है, तो मैं इसके ऊपर अभी श्योर नहीं हूं कि क्या कारण ये हो सकता है। यही जो मुख्य कारण है हमने जो देखा आपके साथ, मैं इसको शेयर भी किया मैंने। अब इसको हम इस पे जो हमने मुख्य कारण थे हमने आपको समझा दिया। अब जो नई शिक्षा नीति आई, मैं बार बार जो कह रहा था नई शिक्षा नीति के बारे में, जो नई शिक्षा नीति आई है उससे क्या शायद थोड़ा फायदा हम हिंदी भाषियों को मिल सकता है आने वाले समय में, तो मुझे लगता है हाँ, अगर हमारी मातृभाषाओं में हमें 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाएगा, उसमें अलग अलग विषयों के बारे में हमें पढ़ाया जाएगा, तो आगे जो किताबें आएंगी, क्योंकि जब इन कक्षाओं के लिए किताबें आएंगी तो आगे जाके मैं होप करता हूं कि जो स्टडी मटेरियल है या नोट्स है आगे भी जो हायर एजुकेशन में, वो भी हिंदी में बनेगी, अन्य भारतीय भाषाओं में बनेगी। तो अनुवाद का जो परेशानी था, अच्छे प्रश्न पत्र नहीं होने का परेशानी था, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं घटेगा। और जब मातृभाषा का प्रयोग बढ़ेगा लिखने में भी, तो ये जो स्पीड की कमी है, गति की कमी जो हिंदी और अंग्रेजी में होता है, वो भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं घटेगा। उसके बाद जो अच्छे पुस्तकों का ना होना, तो मुझे लगता है जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को डेवलप करना चाहिए। नई शिक्षा नीति के समय मैं यही कह रहा था कि नीतियां ये सारी सही हैं, लगभग सारी नीतियों के ऊपर हमारी सहमति है, मगर इसके लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार को तैयार करना पड़ेगा। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ आपके हायर एजुकेशन, ये मतलब प्राइमरी और सीनियर एजुकेशन तक ही नहीं, इसको हायर एजुकेशन में भी मातृभाषा के ऊपर जोर के लिए थोड़ा बदलाव सरकार को करना जरूरी है। क्योंकि देखिए क्या है कि अंग्रेजी की ठीक है महत्वता है, इसके ऊपर हम कोई डिनाई नहीं कर रहे, मगर एक जो चीज है, अब कोई फॉरेस्ट ऑफिसर है मान लीजिए, सुदूर छत्तीसगढ़ के या झारखंड के जंगल में है, तो उसको अंग्रेजी की क्या जरूरत है? अपने वहां पे जो लोकल आदिवासी हैं, जो स्थानीय आदिवासी लोग हैं, उनसे बातचीत करें कि उसको अंग्रेजी की क्या बहुत जरूरत है। वहां पे तो आपको यह सिखाया जाना चाहिए कि उनकी भाषा क्या है, ताकि आपको उनकी बातों को समझने में। अब जनरली क्या होता है, ऐसे एरियाज में ऑफिसर्स की पोस्टिंग हो जाती है, वहां पर जो स्थानीय फॉरेस्ट गार्ड होते हैं या स्थानीय लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत अंग्रेजी या हिंदी आती है या उनकी जो भाषा आती है, तो वो बीच में एक बिचौलिए की तरह पे हो जाते हैं। और कई बार जो चीजें होती हैं, सतह की चीजें, वो अफसरों को पता नहीं चल पाती हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो अंग्रेजी के ऊपर एक माइंडसेट सेट हो चुका है प्रशासनिक सेवाओं में, उसको बदलकर हमारी क्षेत्रीय भाषा है। अब आपकी शिक्षा नीति में हुआ था कि 3 हम क्षेत्रीय भाषा पढ़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि ये बहुत फायदा करेगा आगे जाकर। अभी तो देखने में हमें शायद इतनी जल्दी नहीं मिले, मगर आगे जाकर मुझे लगता है कि जो प्रशासनिक सेवा में अफसर जाएंगे उनको इससे बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि आपको जब मान लीजिए कोई बिहार का अफसर है, उसको हिंदी भी आता है, उसने एक सब्जेक्ट में अपना मान लीजिए तमिल ले रखा है और वो तमिलनाडु में उसकी पोस्टिंग होती है, तो वहाँ के लोगों से बातचीत करने में, समझने में, बातों को जानने में एक आसानी मिलेगी। और मैं फिर वही कह रहा हूँ कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक सरकार को इसके ऊपर भी पहल लेना चाहिए कि जो भाषाएं हैं हमारी जनरली, क्योंकि क्या होता है, हमने भी इस चीज को महसूस किया है, जो हिंदी पट्टी है, खास करके हिंदी पट्टी क्या सब जगह है, कि जब कोई भी गैजेट आता है, नोटिफिकेशन आता है या सरकार का कोई विज्ञप्ति आती है या कोई लॉ बनता है, तो दोनों भाषाओं में आता है। मान लीजिए बिहार में हम हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छपेगा, मगर जो हिंदी का हम जब उठाते हैं पढ़ने के लिए और वहीं अंग्रेजी का नोटिफिकेशन उठाकर पढ़ते हैं, तो हिंदी का नोटिफिकेशन में इतने क्लिष्ट शब्द होते हैं जो हमने शायद शब्दकोश लेके भी बैठ जाएं तो शायद समझ में नहीं आ पाए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर वो हमें अंग्रेजी में देखना पड़ता है कि भाई ये क्या शब्द है, फिर उसको हमको समझना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है वो सरकार को इन चीजों के ऊपर ही बनाना पड़ेगा। एक जो टेक्निकल नॉलेज है, लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, सारी फील्ड हो गई, उसमें जो ये सारे शब्द हैं, जो क्लिष्ट शब्द हैं, उनको एक सरल भाषा में लाया जाए, ताकि सरल भाषा में जब ये शब्द आ जाएंगे तो आम मानस तक इन चीजों को समझने में, अपने अधिकारों को जानने में आम मानस को भी एक बड़ी सुविधा होगी।
अब हम अगर आप इतिहास में उठाकर देख लीजिए, अगस्त क्रांति है, अभी 2 दिन पहले हमने अगस्त क्रांति के लिए हम लोग सब लोग बधाई दे रहे थे। अगस्त क्रांति शुरू हुआ था 2 दिन पहले, इसमें पटना में ही बहुत 7 युवा शहीद भी हुए थे 1942 में। तो अगस्त क्रांति के जो आप कह लीजिए कि जो मास्टरमाइंड थे, क्योंकि अधिकतर मास्टरमाइंड नहीं कहूंगा मैं, अगस्त क्रांति का आप कह लीजिए पुरोधा कह लीजिए, क्योंकि जो कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप था उस समय, सब गांधी पटेल सारे के सारे जेल में थे उस वक्त। तो उस समय के जो इसके संचालक के रूप में जो पीछे से उभरे थे वो थे लोकनायक जयप्रकाश नारायण थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी। तो जयप्रकाश नारायण जी का जब हम पढ़ते हैं या हम अरविंदो को पढ़ते हैं या तिलक को पढ़ते हैं, तो इन जितने भी हमारे विभूति हुए हैं, जो लोग शिक्षा से भी या सामाजिक जीवन से जुड़े हुए थे, इनका सबका यही कहना था कि मातृभाषा में पढ़ाई होनी बहुत जरूरी है। आप यूरोप के भी सारे कंट्रीज को उठाकर देख लीजिएगा तो सब जगह इंग्लिश एज एजुकेशन का मीडियम नहीं है, उनकी अपनी भाषा होती है, वो अपनी ही भाषा में सारी पढ़ाई करवाते हैं। लॉ हो, मेडिकल हो, कोई भी पढ़ाई हो, उन्हीं के, रशिया हो, चाइना हो, सब जगह उनकी भाषा में पढ़ाई होती है। बाद में आप अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट के तौर पर सीख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से भी यहाँ भी उसी चीज की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम मातृभाषा में लोगों को चीजों के, उनके अधिकारों को नहीं समझाएंगे सरल भाषा में, तब तक जो हम इन सेवाओं को, जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनसे जो लोक सेवा जो हम कहते हैं, इनको जनता सेवा के लिए जो पद हैं, ये उससे ज्यादा ये राजशाही के मोड में ही रहेंगे। क्योंकि जब तक वो आम लोगों को अपने अधिकार, अपने चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, तब तक जो डिस्कनेक्ट है, एक जो खाई है अधिकारियों और जनता के बीच में, तब तक घटेगी नहीं। तो इसीलिए मैं बार बार इस चीज को हमेशा कह रहा हूं कि हमारी जो भाषाओं में जो पढ़ाई की नीति शुरू की गई है, ये बहुत अच्छी है, और सरकार को एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशनल, टेक्निकल एजुकेशनल में जो वर्ड्स हैं उसको भी सरल तरीके से लाया जाए, उसके लिए भी एक कमिटी या एक इंस्टीट्यूट बनाना चाहिए। तभी जो ये प्रशासनिक सेवाओं में हमारी भारतीय भाषाओं का, सिर्फ हिंदी का नहीं, जो सारी भारतीय भाषाओं की जो अपेक्षा हो रही है, वो तभी कहीं ना कहीं घटेगी। एक जो खाई है तभी कहीं ये पटेगा। तब तक इन चीज़ों के बारे में सोचना कि क्यों हिंदी में कम हो रहा है। अब मैं सबसे अच्छा आपको उदाहरण दे दूं, बहुत लोग कहते हैं कि भाई हिंदी से कई अच्छे अफसर नहीं आ पाए हैं, टॉपर नहीं हो पाए हैं। तो सबसे अच्छा उदाहरण मैं जो दे दूं, जो मुझे पता चला है, कुणाल किशोर साहब, बिहार में इनसे ज़्यादा विद्वान और अच्छा प्रशासनिक अधिकारी मुझे नहीं लगता है कि अभी तक कोई हुआ होगा। इन्होंने अपना सब्जेक्ट हिंदी चूज किया था, हिंदी से इन्होंने अपना यूपीएससी का एग्जाम निकाला, और आप आज खुद, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कुणाल साहब कितने विद्वान हैं और कितने अच्छे प्रशासनिक अधिकारी रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम भारतीय भाषाओं का चयन करके इसमें अच्छे अधिकारी नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। हमारे पास कई उदाहरण हैं और सबसे बड़े उदाहरण हैं कुणाल साहब। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के ऊपर छात्रों को भी सोचना चाहिए। अगर कुछ कमियां हैं तो उसको निकालने का प्रयास करने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि आपके बीच में रखना चाहिए, और बहुत लंबा मैं इस विषय को नहीं खींचना चाहता था। तो संक्षिप्त में जो मुझे बातें समझ में आई आपके बीच में मैंने आज रखने का प्रयास किया। अब मैं देख लेता हूं कि आपका कुछ, आप लोगों की कोई सवाल हो तो इस चीज़ को हम देख लेते हैं, फिर आपसे आगे। नमस्कार पीकू जी, नमस्कार विकास बाबू, सब बढ़िया, आप कैसे हैं? नमस्कार मोनू बाबू, नमस्कार दीपक जी, गुड मॉर्निंग विक्की जी। दीपक शर्मा जी का है, 1 सेंटेंस प्लीज टेल ऑल मेंबर ऑफ प्रणव दा। आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी सोशल मीडिया पे चल रहा है, कुछ लोग लिख रहे हैं कि उनका निधन हो, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा मुझे ये खबर बिल्कुल निराधार है। प्रणव दा अभी बहुत स्वस्थ तो नहीं है, जो खबरें आई हैं, मगर उनकी बेटी जो है उनका वो आया है कि अभी वेंटिलेटर पे हैं, हालत नाजुक है, मगर अभी उनका निधन नहीं हुआ। ये जो अगर खबरें अगर आ रही हैं तो बिल्कुल गलत खबरें हैं, ये हमने भी देखा है सुबह, ये बिल्कुल निराधार खबरें हैं। जय परशुराम इंजीनियर राजेश कृष्णात्र जी, रोहित जी जय हो, जय हो पिंटू बाबू,
धीरेंद्र जी जय हो। शांतनु भैया, मेरा एक दोस्त था, इंडिया की एसएसबी दे रहा था, हर स्टेज को उसने पार किया, आखिरी दिन कॉन्फ्रेंस आउट हो गया सिर्फ इसलिए क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग में हेजिटेट कर रहा था और हरियाणा राजस्थान बॉर्डर का लड़का था, हिंदी में काफ़ी फ्रैंक था, लेकिन कॉन्फ्रेंस में इतना डर गया कि इंग्लिश बोलने के चलते ना तो हिंदी कॉन्फ्रेंस दे पाया ना ही इंग्लिश में। लोगों में इंग्लिश का डर भी बहुत है। बिल्कुल है शांतनु, बिल्कुल सही बात है। ये एसएसबी है, आर्म फोर्सेज में भी है इंग्लिश का एक महत्व बहुत ज़्यादा, जेंटलमैन कैडेट बनाने के लिए या प्रशासनिक से, क्योंकि देखिए जो हमारी आर्म फोर्सेज है या प्रशासनिक सेवाएं हैं, ये कहीं ना कहीं एक ब्रिटिश लेगेसी को ढोते हुए आ रही है। हमारा जो ब्रिटिश इंपीरियल माइंडसेट है वो कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा हमारे, मतलब आप अधिकारियों में ही नहीं, मैं हमारे समाज में भी इतना कहीं ना कहीं घुस गया है। आप गांव में भी जाइएगा, किसी से पूछिएगा कि आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में, तो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे, इंग्लिश पढ़ने के नाम पे जो एक गोरख धंधा भी शुरू हो गया है ना इस देश में। अंग्रेजी अच्छे से आती हो ना हो, मगर इंग्लिश मीडियम स्कूल का अगर टैग लग गया उस बच्चे के ऊपर तो लगता है कि बच्चा भविष्य में बहुत अच्छा कर लेगा, क्योंकि सारे जगह अंग्रेजी का एक, अंग्रेजी देखिए आना अच्छी बात है, बहुत जरूरी बात है, और अंग्रेजी हमें आने से हम भारतीयों का, हमारा जो एक्सेंट है या अंग्रेजी पे पकड़ है हमारा, इस वजह से कहीं ना कहीं हम बाकी एशियन कंट्रीज से ज्यादा हमें जॉब्स बाहर में, यूएस में या यूरोप में मिलता है, अच्छी बात है। मगर ये जो माइंडसेट हो गया ना सिर्फ अंग्रेजी, ये बिल्कुल गलत है। इसके वजह से बहुत छात्रों को परेशानी होती है जो मातृभाषा में या दूसरी भाषाओं में बहुत अच्छे होते हैं, मगर अंग्रेजी का अच्छा जानकार नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो जो नई शिक्षा नीति आई, इससे हमें कहीं ना कहीं आशा की किरण है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एक हमारी जान परिचित एक महिला हैं, उनसे एक बार 4-5 साल पहले हम लोग सब बैठे हुए थे, चर्चा हो रही थी, तो मूवी आई थी, एक पिक्चर आया था जंगल बुक, एनिमेटेड मूवी था, वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में आया था। तो उसमें चर्चा हुई कि हिंदी में इस सिनेमा को हम लोग देखने चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो हिंदी में नहीं देख पाएंगे, जबकि मोगली और जंगल बुक समझ लीजिए भारत का बच्चा बच्चा जानता है। और जब उन्होंने बात कहा कि नहीं हम हिंदी में नहीं देख सकेंगे, तो बड़ा अचंभा हो मुझे। मैंने कहा क्यों? तो नहीं, हम तो कुछ भी होता है, आई थिंक इन इंग्लिश, माई ऑल थॉट्स आर इन इंग्लिश, कि हम जो भी सोचते हैं सब कुछ इंग्लिश में होता है, फिर बाद में उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है। और ऐसा नहीं था कि वो कहीं अलग प्रदेश की हो या हिंदी पट्टी के बाहर की थी, वो हिंदी पट्टी की थी। और जब उन्होंने ये कहा कि भाई हम हिंदी में सोच नहीं पाते हैं, हमें पहले उसको हिंदी में अनुवाद करना पड़ता है, तो मुझे बड़ा दुख हुआ, हंसी भी आई और दुख भी हुआ कि कहाँ हम अंग्रेजी के पीछे इतना चले गए हैं कि आज हम हिंदी में सोच भी नहीं पाते हैं। तो ये कारण है कि हिंदी के वजह से छात्र पिछड़ रहे हैं। नई शिक्षा नीति जो आई है, अगर सही तरीके से लागू हो तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो परेशानियां छात्रों को झेलना पड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इसमें एक बदलाव आना चाहिए। हम आशा करते हैं, आगे देखते हैं क्या हो पाता है। जय हो कुंदन बाबू, बढ़िया है कुंदन जी, जय हो प्रिंस जी। तो लगभग मुझे लगता है मैंने आपके सारे प्रश्न ले लिए हैं। लगभग मैंने आपके लगता है सारे प्रश्न ले लिए हैं। तो अंत में मैं यही कहूँगा, अगस्त क्रांति भी था, अब थोड़ा विषय से अलग कुछ बात आपको कह के मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। जमशेदपुर की घटना पर किसी नेता को बोलने की फुर्सत नहीं है, अनंत कुमार सिंह जी ने लिखा है। मुझे जानकारी नहीं है क्या है जमशेदपुर की घटना, उसके ऊपर मैं देखूंगा, अगर कुछ होगा वैसा तो मैं ज़रूर बोलूँगा अनंत जी, पता नहीं है मुझे। इंडिपेंडेंस डे पर कुछ संवाद कर लीजिएगा भैया जी, प्रभात जी, बिल्कुल करेंगे, मगर हम वैसे चीज़ों पर संवाद करने की कोशिश करते हैं प्रभात जी की जो आपके और मेरे बीच में कोई नहीं रख रहा हो, जिन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं चर्चाएं दब जाती हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों के बीच में रखने की कोशिश करता हूं। जमशेदपुर में जो घटना है नाबालिग छात्रा के साथ और थीम पार्क स्कूल में 2 बार गैंग रेप, बहुत ही इस तरह की घटना के ऊपर चर्चा क्या करना अनंत जी। अगर इसी घटना की आप बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही गलत घटना है। दिल्ली में भी इसी तरह की घटना हाल में हुई बिहार की बच्ची के साथ। इन चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम खुद समाज दोषी हैं
क्योंकि हम इन चीज़ों को इतना प्रचार प्रसार करके इन लोगों का मनोबल बढ़ाते हैं और हमारी जो आप कह लीजिए सरकारी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं इन लोगों को सही समय पर सही दंड नहीं दे पाती है, इस वजह से भी इनका मनोबल बढ़ रहा है। इसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा कभी विस्तार से। अंत में मैं जो बात आपसे कहना चाहता था, अगस्त क्रांति भी हुआ, बिहार का बड़ा योगदान था, अगस्त क्रांति का महीना है, युवा दिवस भी मनाया गया। कल एक पुल बहा है कि नहीं बहा है, इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा हुई। बिहार सरकार के कई मंत्री जो सिर्फ झारखंड के मुद्दों से लगता है परेशान रहते हैं, सिर्फ झारखंड के ऊपर चर्चा लगता है उनका ध्यान केंद्रित रहता है, झारखंड में क्या हो रहा है, अपने राज्य में तो सीधे कह देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक है, हमने ये किया, हमने वो किया, टेस्टिंग हम बढ़ा रहे हैं। कैसी टेस्टिंग हो रही है आप भी जानते हैं, क्या स्थिति है जमीन पे आप भी जानते हैं, कोरोना क्या है नहीं है, अब इसके ऊपर भी मैं ज्यादा आपको नहीं कहना चाहूंगा, सारी स्थिति आपके सामने है। युवा दिवस था, अगस्त क्रांति का भी महोत्सव था, चला गया, मगर इन चीजों से कुछ चीज को हमको अपने जहन में उतारना होगा। ये सरकार, ये मंत्री, सीधा मैं कह रहा हूं, इनको कोई मतलब नहीं है कोरोना में हम मरे या बचे, किसी तरह चुनाव समय पे हो जाए, किसी तरह हम सत्ता में बने रहें। दिनकर जी ने अगस्त क्रांति के ऊपर ही, अगस्त क्रांति के ऊपर नहीं, आपका जो जेपी का असहयोग आंदोलन में दिनकर जी की एक पंक्तियां शुरू हुई थी, शुरू क्या हुई थी, एक उसके ऊपर बड़ी चर्चा हुई थी, उसी को नारा तरह यूज किया गया था। वही चीज मैं आपके बीच में फिर से कहना चाहता हूं, इस चीज को आप गांठ बांध लें। और चुनाव कब होगा नहीं होगा ये तो चुनाव आयोग तय करे। अगर चुनाव आयोग भी तैयार है चुनाव करवाने के लिए तो भाई भगवान ही बचाए बिहार को। बिहार के लोगों की क्या स्थिति है बाढ़ से और कोरोना से, किसी से छुपा हुआ नहीं है। दिनकर जी की पंक्तियां जो थी वो ये थी, जनता आ रही है सिंहासन खाली करो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।